बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्यूएम। सबसे लेंथी चैप्टर के ऊपर हम हाथ डालने के लिए रेडी हैं। किस बारे में है चैप्टर 12? तो चैप्टर 12 हमें बताता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को सॉल्व करने के तरीक़ेकार। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, हमें चैप्टर 11 में भी देखी थी। एक नज़र ये जल्दी से देख लेते हैं। क्या ये टेबल देखा नहीं लग रहा? हाँ जी, इस तरह की चीज़ हमने चैप्टर 11 में भी देखी थी। तो ये एग्जैक्टली है क्या? तो अगर हमारे पास कोई 300 बंदे थे जिन्हें हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, 25 से 30 वाले, 30 से 35 वाले, 45 से 40 वाले, और अगर मैं रैंडमली किसी एक बंदे को सेलेक्ट करके कहूँ कि हाँ भाई इस बंदे की सैलरी क्या है, तो इस बात के 18% चांस हैं कि वो बंदा जो है वो 35 से 40 सैलरी वाले में होगा। इस बात के सिर्फ 6% चांस है कि वो 55 से 60 वाले का होगा। ये आपको किसी एक क्लास से जो है वो बिलोंगिंग करने के जो है वो परसेंटेजेस बताती है, उसके चांसेस बताती है। कॉन्सेप्ट ये थ्योरी वाली बात ही है, ज़बानी में जल्दी से कर देता हूँ कि थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल जो है डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस ये होता है कि थियोरेटिकली हमें पता है कि 4 दफ़ा हेड आने के क्या चांसेस है रो में 6%, यानी कि अगर 100 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया जाए तो 6%, 6 दफ़ा उसमें सिर्फ ऐसा होगा कि 4 दफ़ा हेड आएगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि हम 100 दफ़ा एक्सपेरिमेंट करें 6 दफ़ा ही ऐसा हो। ऐसा भी हो सकता है 7-8 दफ़ा हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 दफ़ा हेड आए। तो यह है कि एक्सपेरिमेंटल जो होता है वो एक्चुअल जो होता है वो थियोरेटिकल से कभी कभार थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आगे चलते हैं। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ हमारा टाइम लगाना थोड़ा सा बनता है। हम समझ लें ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि आगे हमें डिफ्रेंसिएशन करनी है बिटवीन कॉन्टिन्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्क्रीट। तो याद करें चैप्टर 7 में कुछ इस तरह का पढ़ा था। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स क्या होते थे? हमने डिस्क्रीट के केस में कहा था कि सॉरी, डिस्क्रीट के केस में हमने कहा था कि जो है वो गैप्स नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं। डिस्क्रीट के केस में गैप्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस के केस में जो है हमने कहा था गैप्स नहीं होते। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से जो है वो लिंक वो किस तरह बने? तो अगर आपके पास कोई इस तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे कि आपके पास ये है, ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। भला कैसे? इसमें गैप्स नहीं है। इसमें 25,999 सैलरी वाला बंदा भी इंक्लूडेड है, इसमें 30,112 सैलरी वाला बंदा भी इंक्लूडेड है। हर वो मतलब बंदा हर रेंज का जो है वो उसमें लोग आ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती कि जो हमने चैप्टर 11 में भी देखी थी कि आज 0 सेल्स हुई, कितने परसेंट चांसेस हैं? 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, और आगे थे परसेंटेजेस 0.1, 0.25। अब इस केस में ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में 2.5 सेल्स हुई हो, या 1.25 सेल्स हुई हो, 1.25 सेल्स हुई हो, या 1 सेल होगी, या 2 सेल होगी, या 3 सेल होगी, या 0 सेल्स होंगी। अब ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हुई और ये जो है वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हुई। हमें इससे डिफरेंशिएट करने की जरूरत क्या पड़ी? कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमें बाइनोमियल और पॉइसन के जो सवाल होंगे वो होते हैं हमेशा डिस्क्रीट, जबकि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा होगी कॉन्टिन्यूस। लेकिन फिर वंस अगेन कुछ ऐसे सवाल है जो होंगे डिस्क्रीट लेकिन करने में मजबूरन कॉन्टिन्यूस तरीके से पढ़ेंगे, और कुछ मतलब वाइस वर्सा। तो ये चीज़ हम इस चैप्टर में सारा देख रहे होंगे कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डाटा कौन सा है, और अगर हमें सीधे तरीके से करना है तो कैसे होगा, और अगर हमें से मजबूरी से ऑपोजिट तरीके से करना है तो वो कैसे होगा। ये सारा हम आज के लेक्चर में रिवाइज कर रहे होंगे। सबसे पहला जो काम का टॉपिक आया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाने से पहले हमें 4 कंडीशंस फुलफिल करवानी है। क्या कंडीशंस हैं, गो थ्रू करते हैं। देयर इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स। एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं हेड्स की, हमने 10 टॉस करने। अच्छा, नंबर ऑफ फिक्स्ड ट्रायल्स, इज देयर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स? हाँ जी, हमने 10 टॉस करने हैं। आगे चलें। ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट। हाँ जी, जो सारे के सारे टॉस हैं उनका आपस में एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। एक दफ़ा हेड आएगा तो दोबारा भी हेड भी आ सकता है, दोबारा टेल भी आ सकती है। ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट। ईच ट्रायल हैज 2 पॉसिबल आउटकम, सक्सेस और फेलियर। या तो हेड आएगा या तो हेड नहीं आएगा, कोई तीसरी आउटकम जो है वो नहीं है। ऑप्शन जो चौथा जो कंडीशन है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर इज नोन। मुझे कॉन्फिडेंस से पता है कि भाई 50% चांस है हेड आने का और 50% ही चांस है हेड ना आने का। तो ये चारों कंडीशंस फुलफिल हो गई। अब सवाल मुझसे कुछ भी कहे कि ऐसा करो, हमने 10 दफ़ा टॉस किया है, 3 दफ़ा हेड आने की आउटकम बता दो, 2 दफ़ा हेड आने की आउटकम बता दो, 0 दफ़ा हेड आने की आउटकम बता दो, 9 दफ़ा हेड आने की आउटकम बता दो। हम ये सारा कैलकुलेट कर सकेंगे यूजिंग बाइनोमियल फॉर्मूला। किधर है बाइनोमियल फॉर्मूला? नेक्स्ट पेज पे।
ओहो नेक्स्ट पेज पे भी नहीं है, उससे नेक्स्ट पेज पे ये चेक करें, बाइनोमियल का आपके पास आ गया फॉर्मूला। अच्छा P और Q क्या है, किसी चीज़ के होने के चांसेस है P और किसी चीज़ के ना होने के चांस हमारे पास है Q। तो ये हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बाइनोमियल का आंसर। सबसे पहला सवाल ज़रा चेक करें, ये रहा, आपसे कहा गया कि एक बोरी में 1,00,000 डिस्क्स थी, 60,000 ब्लैक और 40,000 वाइट। रैंडमली हमने कोई सी 4 उठानी है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें कि या तो 0 डिस्क वाइट होंगी या 1 डिस्क वाइट होगी या 2 वाइट होगी या 3 वाइट होगी या 4 वाइट होगी। इससे पहले कि हम बाइनोमियल फॉर्मूला लगाते हैं, बुक ने आपको इबरत दिलाने की कोशिश की है, डराने की कोशिश की है कि देखो अगर आपको बाइनोमियल फॉर्मूला नहीं आता ना तो आपका इतना सारा टाइम लग जाएगा, आपको ये सारी जो है वो इंडिविजुअली कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। अच्छा, हमने कहा कि कोई मसला नहीं, हमें बाइनोमियल फॉर्मूला यूज़ करना आता है, एक हम खुद करके देखते हैं और उसके बाद जो है वो हम आंसर देख लेंगे। किस बात की आउटकम में निकालूं, चलो 4 वाइट डिस्क की निकाल लेते हैं। क्या था फॉर्मूला, गौर से देखें, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय x फैक्टोरियल इंटू n माइनस एक्स फैक्टोरियल। इसे आप कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं कि वो जिस तरह लिखते हैं np जो होता है r इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ q। क्या लिखेंगे हम कैलकुलेटर पे, हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे n क्या है 4, कितनी हम चाहते हैं डिस्क 4 हो, 4p4 इंटू p प्रोबेबिलिटी होने की क्या है, तो वाइट डिस्क होने की प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो 0.4 आपके पास आ गई प्रोबेबिलिटी। हम क्या चाहते हैं, कितनी डिस्क जो है वो वाइट हो, चारों के चारों वाइट हो, और इसका कॉम्प्लीमेंट Q क्या होगा 0.6, और हम क्या चाहते हैं कितनी डिस्क जो है वो जो है ब्लैक हो, हम चाहते हैं कोई भी ना हो। तो 4p4 इंटू 0.4 रेज़ टू पावर 4 इंटू 0.6 रेज़ टू पावर 0। कैलकुलेटर बोला 61 पॉइंट, नहीं कुछ गड़बड़ है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। सिंटैक्स एरर क्यों आ रहा है, कैलकुलेटर ने कहा 0.0256, ठीक है, हम जब p के बजाय फुल वैल्यू लिखेंगे तो हमारा आंसर जो है वो सही आ रहा है। हमने क्या लिखना था, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, इससे हमारा जो है वो आंसर ठीक आया। अब हमसे अगर वो 3 वाइट डिस्क की प्रोबेबिलिटी पूछे या 2 डिस्क की पूछे या 1 डिस्क की पूछे, वो भी जो हम है कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। अगला सवाल ये भी देख लेते हैं, ये भी बाइनोमियल का है, लेकिन ये बाइनोमियल का है कि नहीं तसल्ली कर लेते हैं। 10% ऑफ द होम्स इन द लार्ज टाउन हैज 1 और मोर फैमिली मेंबर्स ऑफ 90 ईयर और मोर, 90 साल का बंदा। बाइनोमियल से पता लगा लें कि 10 घरों के सैंपल में से 2 घर जिसमें से जो है वो 90 ईयर्स वाला पर्सन, उसके होने के क्या चांसेस हैं। कंडीशंस, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स है, हाँ जी फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स है, हमने 10 घरों में घुसना है। अच्छा, अगली बात, हमने जो है क्या करना है, अगली आउटकम आपके क्या होती है, सक्सेस और प्रोबेबिलिटी इज नोन। हमारे पास सक्सेस की जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो नोन है, 10% है। उससे अगला आउटकम क्या होता है, ईच चाइल्ड इज इंडिपेंडेंट, हाँ जी जाहिर सी बात है, हर घर, एक घर में किसी के बूढ़े बंदे का होने का अगले घर में बूढ़े बंदे के होने से कोई लिंक नहीं है। और चौथा आउटकम क्या है कि बस 2 ही आउटकम्स हो, या तो हमारी सक्सेस हो या तो फेलियर हो, चारों आउटकम्स पूरे हो रहे हैं। हम कैलकुलेटर पे भला क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू क्या हमने लिखना है, प्रोबेबिलिटी क्या है अपने का इवेंट के होने की 0.1 यानी कि 10% रेज़ टू पावर 2 इंटू 0.9 रेज़ टू पावर 8। करें ज़रा कैलकुलेट, 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल किधर गया, इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 0.1 रेज़ टू पावर 2 इंटू 0.9 रेज़ टू पावर 8। कैलकुलेटर ने कहा 19.37%, क्या ऐसा ही है, हाँ जी 19.37% ऐसा ही है। अगला सवाल क्या हमें देखने की ज़रूरत है, चलो ज़बानी देख लेते हैं। एस्टिमेट किया गया कि 9% जो आइटम्स हैं वो डिफेक्टिव हैं। बाइनोमियल से हिसाब लगाएं कि 20 आइटम्स का सैंपल है, उसमें से या तो 0 ख़राब होंगे या तो 1 ख़राब होगा या तो जो है वो 2 ख़राब होंगे। अच्छा, अब क्या करें, तो फॉर्मूले से हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास 0 ख़राब होने के चांसेस आ जाएंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो, लेकिन एक मिनट ट्विस्ट, उसने ये नहीं कहा 2 के आउटकम्स निकाल दें, वो कह रहा है 2 और मोर आउटकम्स निकाल दें। क्या तरीक़ेकार होगा,
0 का जो है वो प्रोबेबिलिटी निकालें, 1 की प्रोबेबिलिटी निकालें और फिर 1 में से कर दीजिएगा माइनस। तो इस तरह से जो है वो आपका आंसर जो है वो आएगा। अच्छा, अब क्या करें, आगे चलते हैं, एक नज़र देख भी लेते हैं, चेक करें। 0 की प्रोबेबिलिटी उसने निकाली, 1 की प्रोबेबिलिटी निकाली और दोनों को ऐड करके 1 में से माइनस किया। क्यों किया 1 में से माइनस? क्योंकि अगर हम दूसरी साइड चूज करें तो वो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालनी पड़ेगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 पे लेके 12 तक सारी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे, उन्हें ऐड करेंगे, तो भाई उससे हमारा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मतलब होपफुली जो है हमें डायलेमा समझ आ रहा होगा कि क्यों हमने ऐसा किया। आगे चलें, MCQs हम अगली वीडियोस में कर रहे होंगे। नेक्स्ट आपके पास है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। रेगुलर क्लास में हम इसका जो लंबा चौड़ा इतना बड़ा फॉर्मूला है, इससे भी सवाल सॉल्व करना सीखते हैं। यहाँ हम ज़रा जल्दी में है तो हम कैलकुलेटर पर डायरेक्ट करना सीखेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन का जो है आपके पास फॉर्मूला है, आपने कैलकुलेटर पर इस तरह करना है, के कॉम्बिनेशन x, फिर n माइनस के कॉम्बिनेशन स्मॉल n माइनस x डिवाइडेड बाय कैपिटल N कॉम्बिनेशन n। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास डाटा क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर बीइंग एग्जैक्टली 2 रेड कार्ड्स, एग्जैक्टली 2 रेड कार्ड। हमारे पास x क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2। अच्छा, कैपिटल N कार्ड्स की बात हो रही है, डेक में कितने कार्ड्स होते हैं, 52। अच्छा, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x, तो x किधर गया, x हमने निकाल लिया, हमें स्मॉल n चाहिए। सैंपल कितना है, फ्रॉम अ सेट ऑफ 5 कार्ड सेलेक्टिंग फ्रॉम द डेक, हमारे पास स्मॉल n भी आ गया 5। अब k क्या है, k है हमारे पास, k एग्जैक्टली होता क्या है, k होता है नंबर ऑफ पॉसिबल सक्सेसेस इन द जो है पॉपुलेशन। तो कितने रेड कार्ड होंगे उसमें, 26 जो कार्ड्स हैं वो रेड होंगे। अब कैलकुलेटर पे जरा लिख के देखते हैं, k कॉम्बिनेशन x, तो k क्या है, 26 कॉम्बिनेशन x यानी कि 2 पहली ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय कैपिटल N माइनस के यानी कि 26 कॉम्बिनेशन क्या था, स्मॉल n माइनस x, स्मॉल n क्या है 5x क्या है, मल्टीप्लाई बाय 26 C3 डिवाइडेड बाय तीसरी ब्रैकेट हमारे पास क्या है, कैपिटल N कॉम्बिनेशन स्मॉल n। तो कैपिटल N हम आपके पास क्या था 52 कॉम्बिनेशन स्मॉल n क्या है 5। लिखिए जरा कैलकुलेटर पे, ये 26C2 ब्रैकेट्स डालना ना भूलिएगा, मल्टीप्लाई बाय 26C किधर गया C3 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 52C5। कैलकुलेटर ने कहा 32.51%। चेक करें, इतने लंबे चौड़े फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की तो भी आंसर 32.5 आ रहा है, और डायरेक्ट कैलकुलेटर से अगर हम सॉल्व करते हैं तो भी हमारा आंसर 32.5 ही आ रहा है। नेक्स्ट सवाल भी ऐसा होगा, लेकिन एक मिनट, मुझे हल्की सी फीलिंग आ रही है कि एक दफ़ा मुझे आपको ये भी रिमाइंड करा देना चाहिए कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही है, लेकिन यहाँ रिप्लेसमेंट वाली सिचुएशन आ जाती है। यहाँ जो काम है विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, जबकि बाइनोमियल के केस में हमारी रिप्लेसमेंट हो रही होती थी, तभी तो जो है वो इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट होते थे। अब रिप्लेसमेंट हम नहीं जब करते थे तो इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट रहते थे कि नहीं रहते थे, नहीं रहते थे। तो ये हमने देख लिया हाइपर ज्योमेट्रिक का एक सवाल। नेक्स्ट अगले सवाल का भी जो x, y, k वगैरह है वो देख लेते हैं, आगे सॉल्व हम नहीं करेंगे। तो स्मॉल n क्या है, हमने कितना जो सैंपल साइज उठाना है, ड्रॉन 6 टाइम्स, स्मॉल n आपके पास आ गया 6। x आपके पास कितना है, आप कितने ब्लू पेन चाहते हैं, आप 3 ब्लू पेन चाहते हैं, x आ गया 3। फिर k, टोटल आबादी में से कितने पेन आपकी पसंद के हैं, ब्लू कितने हैं 8, और कैपिटल N टोटल कितने पेन है 8 + 7 15। तो हमने ये वैल्यूज पुट की तो आपके पास आंसर आएगा 39.1% चांस है इस बात का। नेक्स्ट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या होती है, इसको पहचानने का आसान तरीन तरीका ये होता है कि आपके सवाल में कोई इस तरह की बात हो रही होगी कि आम तौर पे फलां चीज़ के होने के इतने % चांसेस हैं, या आम तौर पे फलां चीज़ के होने के इतने इवेंट्स आम तौर पे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल फलां रोड पे आम तौर पे एक दिन में एक एक्सीडेंट होता है, फलां कॉलेज के आम तौर पे एक बैच में इतने स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। तो ये आपके पास एक एवरेज जो होती है वो सवाल में गिवन होती है। इस एवरेज को लेके आपने प्रोबेबिलिटीज वगैरह कैलकुलेट करनी होती हैं। फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा है, यूलर्स नंबर इज टू पावर, एक मिनट ये मैं क्या कह रहा हूँ, यूलर्स नंबर पढ़ा था पहले,
हाँ जी, चैप्टर 5 में जाके कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग के केस में हमने पढ़ा था। तो यूलर्स नंबर रेज़ टू पावर माइनस लेमडा, लेमडा वो कौन है? तो लेमडा जो आपको सवाल में एवरेज गिवन है उससे हम प्यार से कहते हैं लेमडा। यूलर्स नंबर रेज़ टू पावर माइनस लेमडा रेज़ टू पावर एक्स, एक्स कौन है? एक्स आपका जो नंबर ऑफ आउटकम्स जो आप लगाना चाह रहे हैं कि कितनी दफ़ा आउटकम हो, उससे आप करेंगे एक्स और डिवाइड आपने कर देना उसे एक्स जो है वो फैक्टोरियल से। अच्छा, सवालों की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल, ड्यूरिंग अ लाइव चैट 5 क्यूरीज रिस्पॉन्ड की जाती हैं एक दिन में, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें कि 8 क्यूरीज जो हैं वो की जाएंगी। तो क्या फॉर्मूला था? यूलर्स नंबर रेज़ टू पावर माइनस लेमडा। लेमडा कितना है? एवरेज। कहाँ है? आमतौर पे 5 क्यूरीज रिस्पॉन्ड की जाती है। यूलर्स नंबर रेज़ टू पावर माइनस 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर एक्स। हम क्या चाहते हैं, कितनी है जो हम क्यूरीज आंसर करें? रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। ये हम लिखेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आया? 0.0653। नेक्स्ट, एक बिजनेस के पास ज़्यादा सारी मशीन्स हैं, मशीन्स को माइनर एडजस्टमेंट्स चाहिए होती हैं। आमतौर पे 7 एडजस्टमेंट्स चाहिए होती हैं, यानी कि लेमडा आपके पास आ गया 7। इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें कि एक एडजस्टमेंट चाहिए होगी, 2, 3, 4, तो ये 4-5 सवाल को ऐड किया गया है। हम इसमें से कोई एक का फॉर्मूला करना सीख लेते हैं। 4 एडजस्टमेंट्स की क्या आउटकम है? यूलर्स नंबर रेज़ टू पावर माइनस 7 इंटू 7 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। वेरी इजी। और बुक ने आपको जो है वो सारे के सारे जो है वो मेथड से करना सिखाया है। कंटिन्यू करते हैं। रोल ऑफ फैब्रिक्स में 2.5 डिफेक्ट पाया जाता है पर स्क्वायर मीटर। आमतौर पे 2.5 पाया जाता है, ये आमतौर पे जो है हमारा लेमडा होगा 2.5। इस बात के आउटकम्स बता दें कि 0 जो है वो डिफेक्ट होगा, और इस बात की भी बता दें कि 5 डिफेक्ट्स होंगे, यानी कि यूलर्स नंबर रेज़ टू पावर माइनस 2.5 इंटू 2.5 रेज़ टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। ऐसे हो जाएगा। उसने 0 भी कैलकुलेट करके हमें दिखाया है और 5 भी कैलकुलेट करके दिखाया है। नेक्स्ट, एक फैक्ट्री में आमतौर पे 3 एक्सीडेंट्स होते हैं हर वीक। इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें। बिल्कुल सीधा सवाल है ये, आपके पास लेमडा गिवन है, ये आपके पास एक्स गिवन है, आपने वैल्यूज पुट की। मैं वेट कर रहा हूँ उस सवाल का जिसमें कुछ ट्विस्ट हो। ऑफिस में आमतौर पे 6 कॉलें आया करती थी। इस बात की प्रोबेबिलिटी बता देंगे कोई मेल नहीं आएगी, तो 6 आपके पास आ गया लेमडा, 0 आपके पास हो गया एक्स। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, आपके पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स गिवन है। अब पॉइसन के 2 तरह के जो है वो टेबल्स होते हैं। एक तो होता है सिंपल टेबल, तो उसकी हमें कोई खास ज़रूरत नहीं है। इसमें बस एक तरह का ये है कि आपके पास अगर लेमडा गिवन हो और एक्स गिवन हो तो आपके पास आंसर डायरेक्ट आ सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये जो पिछला सवाल था इसमें आपके पास लेमडा क्या था? 6 और एक्स क्या था? 0। आंसर आया 0.025। चेक करें, अगर हम एक्स देखें और लेमडा 6 देखें तो आपके पास आंसर आएगा 0.025। इस टेबल की मेरी नज़र में कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। जितनी देर में अपने टेबल मंगवाना है पॉइसन वाला एग्जामिनर साहब से, उतनी देर में आपका कैलकुलेटर पे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन एक केस ऐसा है जहां हमें ज़रूरत पड़ेगी उस टेबल की। भला क्या? नेक्स्ट पेज पे, क्यूमुलेटिव पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर आपसे पॉइसन का सवाल कोई इस तरह का आ जाता है कि भाई बता दो किसी आउटकम के होने के 2 से ज़्यादा चांसेस क्या हैं, अब क्या करेंगे? एक तरीका तो ये है कि हम 0 की प्रोबेबिलिटी निकालें, फिर 1 की प्रोबेबिलिटी निकालें, दोनों को ऐड करें और फिर से 1 में से माइनस कर दें। और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप क्यूमुलेटिव पॉइसन यूज़ करें। इस क्यूमुलेटिव पॉइसन का मतलब ये है कि अगर आपका x3 है, यहाँ x3 से मुराद सिर्फ 3 नहीं है, ये x का मतलब है कि सॉरी 0 से लेके 3 तक जो आने के कितने चांसेस हैं, ये क्यूमुलेटिव है। तो अगर सवाल आ जाता है कि बताओ 3 से ज़्यादा किसी चीज़ के होने के आउटकम क्या है, आपने डायरेक्ट ये वाली परसेंटेज देखनी है और इसे 1 में से माइनस कर देना है। आप कहेंगे 26.5% चांस है कि फला इवेंट के होने के चांसेस 26.5 से ज़्यादा हैं। आगे इस तरह का एक सवाल भी हम देखते हैं। ये आपके पास पूरा का पूरा टेबल आ गया। क्या सवाल है? एक बिजनेस के पास ज़्यादा सारी मशीन्स हैं, 7 आपके पास लेमडा है। इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें कि 4 और फ्यूअर एडजस्टमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड। 4 और फ्यूअर का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। एक मिनट, 4 को इंक्लूड करें या ना करें? 4 और फ्यूअर, 4 को हमने इंक्लूड करना है। आसान तरीन तरीका इसका क्या है? हमने क्यूमुलेटिव टेबल देखा, लेमडा क्या था? 7 लेमडा के केस में हम गए 4 जो है उस तक, 4x तक। आंसर आया 0.1730, यानी कि 17.3%। अच्छा,
17.3%। चेक करें 17.29 यानी कि 17.3%। ये था लंबा रूट, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो कैलकुलेट की, फिर 1 फिर 2 फिर 3, इन सारों को ऐड किया, और शॉर्टकट ये था कि आप एग्जामिनर अंकल से कहें कि प्लीज हमें क्यूमुलेटिव पॉइसन टेबल जो है वो ला दें पेपर में। अच्छा, आगे चलते हैं। अगला सवाल, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें कि एटलीस्ट 5 एडजस्टमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड। एटलीस्ट 5 का क्या मतलब है? 4 से ज्यादा। 4 की आपने जो है वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की हुई है, उसे 1 में से माइनस कर दें, बस 5 और उससे ज्यादा के आंसर आ जाएंगे। तो ये हम जरा बड़ी फास्ट मोड में गो थ्रू कर रहे हैं। वैसे इसके ऊपर काफी बहस हो सकती थी, लेकिन स्टिल हम रिवीजन मोड में हैं। तो ये हमने क्या शॉर्टकट लगाया? हमने शॉर्टकट ये लगाया कि इसको हमने डायरेक्ट 1 में से माइनस कर दिया। नेक्स्ट, आखिरकार फाइनली एक ट्विस्ट वाला सवाल आया। भला क्या? ऑन एवरेज 5 गाड़ियां गुजरती हैं 1 घंटे में, लैम्डा आपके पास आ गया 5। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल दें कि 8 गाड़ियां गुजरेंगी 2 घंटों में। पहचान लिया आप लोगों ने क्या ट्विस्ट था, क्या गड़बड़ है इस पे? हाँ, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? लैम्डा वो हमें दे रहा है घंटे का, और एक्स वो हमसे पूछ रहा है 2 घंटों का। ये क्या बात हुई? तो आपने लैम्डा को एडजस्ट करना है। तो अगर 1 घंटे में 5 गाड़ियां गुजरती थी, तो 2 घंटों में कितनी गुजरेंगी? 10। डबल कर ले लैम्डा को, तो अब आपके पास लैम्डा 5 नहीं रहा, 10 हो गया। ये एक कॉम्प्लिकेशन आती थी उसके पॉइसन के सवालों में। तो आपका लैम्डा x है, x 8 है, वैल्यूज पुट करें फॉर्मूले में, आपके पास आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, एक शॉप एक वीक में 4 कंप्यूटर बेचती है। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि 2 कंप्यूटर बेचे जाएंगे 1 दिन में। वही वाला ट्विस्ट, यूलर्स नंबर रेज़ टू पावर लैम्डा माइनस लैम्डा। लैम्डा क्या है? लैम्डा एक वीक का है 4। तो 1 दिन में क्या होगा? अज्यूमिंग के वो जो दुकान है वो हफ्ते में 6 दिन खुलती है, 7वें दिन वो बंदा छुट्टी करता है, आपका लैम्डा डिवाइडेड 4 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। तो यूएस नंबर रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 इनटू 4/6 रेज़ टू पावर x, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इस तरह सवाल सॉल्व होगा ऐसे। नेक्स्ट जो है, वेडिंग ड्रेसेस सेल किए जाते हैं। इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें कि एटलीस्ट 8 ड्रेसेस जो हैं वो सेल किए जाएंगे इन 2 वीक पीरियड। वंस अगेन आपके पास लैम्डा गिवन है 2.5 पर वीक, लेकिन पूछ वो आपसे रहा है 2 वीक्स का। तो अगर 1 वीक में जो है वो 2.5 ड्रेस सेल होता है, तो 2 वीक में कितने होंगे? 5। तो अगर लैम्डा हमारे पास 5 है और हमें एटलीस्ट 8 ड्रेसेस की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, क्या तरीका होगा? आप 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 सबकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, उन्हें ऐड करें और 1 में से माइनस करें। शॉर्टकट क्या होगा? क्यूमुलेटिव पॉइसन टेबल जाके देख लेते हैं। 5 हमारा लैम्डा है और हमारा x क्या है? 8। ये 5 लैम्डा और x 8 किधर गया? 0.9319 जो है चांसेस के एटलीस्ट जो है 8 ड्रेसेस आप सेल करेंगे। लेकिन 1 मिनट, सवाल ने हमसे 8 से ज्यादा का कहा है कि 8 से कम का कहा है? सवाल ने कहा है कि एटलीस्ट 8 यानी कि 8 से ज्यादा, यानी कि 0 से लेके 8 तक की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। उससे हम 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 9319 क्या होगा? 6-7% होगा। ये ले आपके पास आ गया। सॉरी, 8 इंक्लूड हमने नहीं करना था, 7 तक देखना था। तो 1 में से जब माइनस किया तो ये हमने शॉर्टकट से क्यूमुलेटिव पॉइसन से इसका आंसर जो है वो डायरेक्ट निकाल लिया। नेक्स्ट, एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक, पॉइसन के सवाल जो है, आप पॉइसन वाले तरीके से अगर आपको बाइनोमियल के सवाल सॉल्व करने पड़े तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो आप ये पूछना आपका बनता है कि हम बाइनोमियल का सवाल पॉइसन से सॉल्व क्यों करेंगे। तो रिवीजन क्लास है, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां मजबूरी होगी कि बाइनोमियल के सवाल हम बाइनोमियल तरीके से सॉल्व नहीं कर सकेंगे। कौन सी मजबूरी ऐसी होगी? जब आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो हो। तो ये आपके पास एग्जांपल उसकी है कि 99,940 जो थी वो ब्लैक डिस्क्स थी, जिसमें से जो थी 60 थी वाइट और 1000 हमने सैंपल उठाना था। इस बात की प्रोबेबिलिटी बता देंगे 60 में से 5 जो होंगी वो वाइट होंगी। अब यह प्रोबेबिलिटी चेक करें वाइट आने की कितनी है? 60 डिवाइडेड बाय 99 जो है 99,940 नहीं, डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो कैलकुलेटर ने कहा
0.0006, ये बहुत छोटा आउटकम है। ये आप कैलकुलेटर पे बाइनोमियल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, कैलकुलेटर पे मैथ एरर आ जाएगा। रेगुलर क्लास में मैं कहता हूँ बच्चों कैलकुलेट करके देखो, और सबके कैलकुलेटर पे लिखा आता है मैथ एरर। तो यहाँ हम अब पॉइसन से हमने सॉल्व करना है ये सवाल, तो पॉइसन के लिए तो हमें एवरेज चाहिए होती है। एवरेज कहाँ से लाएं? तो ऐसे मौके पे हम हल्का सा अगर फ्लैशबैक करें तो बाइनोमियल वाले चैप्टर ने भी हमें, बाइनोमियल वाले यूनिट ने हमें मीन निकालने का तरीका भी बताया था। चेक करें, बाइनोमियल के केस में मीन इज इक्वल टू एनपी। कीपिंग दिस फॉर्मूला इन माइंड आते हैं वापस अपने सवाल की तरफ। हमें याद आया कि मीन इज इक्वल टू एनपी। अच्छा, तो एनपी, एन क्या है, कितनी हमने जो है सैंपल उठाना है, फ्रॉम विच 1000 डिस्क आर टेकन एट रैंडम। 1000 आपके पास आ गया एन, और पी आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.0006। तो 1000 इंटू 0.0006 क्या होगा, आपके पास होगा 0.6, आपके पास आ गया मीन। मीन निकल आया। ये एक तरह से आपका लैम्बडा है, लैम्बडा इज इक्वल टू 0.6। अब आप वैल्यूज पुट करें, यूलर्स नंबर रेज़ टू पावर माइनस 0.6 इंटू 0.6 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा 0.000356। चेक करें, इतना बारीक सा चांस है, 0.000356, मतलब 0.03% जो आपका है आंसर। तो ये हमें वो मजबूरी थी कि हमें बाइनोमियल का सवाल भी पॉइसन से करना पड़े। नेक्स्ट, इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट तरीन टॉपिक, अगर आप अभी तक भी पॉपकॉर्न खा रहे थे और इधर उधर देख रहे थे तो प्लीज़ वो चीज़ें रख दें और कैलकुलेटर उठा लें। ये वाकई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, स्टूडेंट्स को इसमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमेशा की तरह जब कोई इस तरह का टॉपिक आ जाता है, हम ब्लैंक स्क्रीन पकड़ते हैं और इसके ऊपर जो है वो काम शुरू करते हैं। तो आपके पास आ गई एक अदद ब्लैंक स्क्रीन। आपने चैप्टर 7 में इस तरह की एक डायग्राम देखी होगी। अब वहां हमने इसका क्या नाम पढ़ा था, हमने कहा था इस डायग्राम को हम कहते हैं सिमेट्रिक। अच्छा, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा सिमेट्रिक होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है कि आपका मीन और जो है मीडियन और मोड हमेशा एग्जैक्ट मिडिल में होते हैं और हमेशा जो है एग्जैक्ट होते हैं सेम। अच्छा, एक और बात, ये जो है स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, और हमें ये पता होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमेशा मीडियन से 50% जो डाटा होता है लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, 50% डाटा जो होता है वो राइट हैंड साइड पे होता है। ठीक है, ये भी रिवाइज हो गया आप लोगों को। अब हमसे सवाल कोई भी इस तरह की बात कहे कि मीन है किसी चीज का 100, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें कि जो आपका आउटकम है, जो आपका आंसर है वो 110 से कम होगा या 110 से ज्यादा होगा। इस तरह के जो सवालात हैं हम सॉल्व करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो ये 110 कहां से आया, इसके लिए हमारे पास गिवन होने चाहिए स्टैंडर्ड डिवीजन। अगर मैं अज्यूम करूं कि अगर मीन 100 था और स्टैंडर्ड डिवीजन 10 है, तो हम कहेंगे विद इन 1 स्टैंडर्ड डिवीजन, तो 100 प्लस 10 विद इन 1 स्टैंडर्ड डिवीजन ये आ गया, प्लस 120, 100 प्लस 10 यानी कि 100 इंटू 2 स्टैंडर्ड डिवीजन। मीन से लेके 120 आने के कितने चांसेस हैं, तो ये इसके लिए आपके पास क्या तरीकेकार होगा, या तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का या जी टेबल का जो है वो टेबल मंगवाएं एग्जामिनर साहब से, या कैलकुलेटर जिंदाबाद। आप गए सेटअप में, आप गए STAT स्टैट में, आप गए 1 वेरिएबल में, वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है, शिफ्ट दबा के 1 दबाया, स्टैट दबाया, 7 गए डिस्ट्रीब्यूशन में और फिर क्लिक किया आपने P पे। P अगर आप अपना कैलकुलेट रखते हैं 1 का क्या मतलब है, विद इन 1 स्टैंडर्ड डिवीजन बोथ साइड्स। कैलकुलेटर बोला 84.134%, यानी कि इसका अगर हाफ किया जाए 42.067 जो है आपका जो है, अगर 1 स्टैंडर्ड डिवीजन की बात की जाए यहां से लेके यहां तक इतना जो एरिया है वो फॉल कर रहा है। ज़बानी शायद थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इसका अगर एक दूसरा तरीका हम देखें, शिफ्ट दबा के 1 दबाएं, डिस्ट्रीब्यूशन में जाएं और क्यू पे क्लिक करें, तो वो आपको बताएगा यहां से लेके यहां तक जो है कितने चांसेस हैं। अगर आप स्टैंडर्ड डिवीजन 1 रखें विद इन 1 स्टैंडर्ड डिवीजन दूर,
तो कैलकुलेटर बोलेगा 34.134%, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो है किसी आंसर आने के चांसेस हैं 34.134। अगर मैं कैलकुलेटर पे लिखूं Q2 यानी कि विद इन 2 स्टैंडर्ड डिविजन, तो कैलकुलेटर बोलेगा 47.725% जो चांसेस हैं आपका आंसर जो है वो यहां से लेके यहां तक होगा। तो Q आपको मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जब आप क्लिक करेंगे आपको पास 3 ऑप्शन आएंगे, P, Q और तीसरा आपके पास है R। P आपको बताएगा यहां से दोनों साइडों पे यानी कि यहां से यहां तक के चांसेस प्लस ये सारा का चांसेस। Q के केस में आपको सिर्फ यहां से लेके यहां तक की आउटकम बताई जाएगी, और अगर आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकलवाना हो तो आप डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करेंगे, अपना जो विद इन स्टैंडर्ड डिविजन दूर है उस पर क्लिक करेंगे और R पे क्लिक करेंगे। R आपने अगर लिखना है 1 तो कैलकुलेटर कहेगा 15.86%, यानी कि 15.86% चांस है कि आपका जो आंसर है वो 110 से आगे का होगा। वंस अगेन आई एक्नॉलेज के इस तरह ज़बानी बात थोड़ी सी अजीब लग रही है। आगे हम इसके सवाल जो हैं वो कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, तो फिर जो है हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब डायरेक्ट हम जाते हैं सवाल की तरफ। रेगुलर क्लास में हम बार बार जाके जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल देखते होते थे, यह अब हम डायरेक्ट सारा कुछ कर रहे होंगे कैलकुलेटर पे। ये सारी बातें रीड कर मतलब आप खुद कर लीजिएगा। हम जा रहे हैं डायरेक्ट सवालों की तरफ। तो ये था आपके पास फॉर्मूला और ये रहा हमारे पास पहला सवाल। आपके पास कोई बोरी है, बोरियां पैक करने वाली मशीन है, वो मीन जो है 1010 ग्राम जो है वो पैक करती है। आपके पास मीन आ गया, पॉपुलेशन मीन 1010 ग्राम। एक्स कह रहा है कि ऐसा करो 1000 ग्राम से कम की प्रोबेबिलिटी बता दो। एक्स आपके पास आ गया 1000 ग्राम। स्टैंडर्ड डिवीजन यहाँ कहीं गिवन होगी, स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू 5 ग्राम। एक रफ सी डायग्राम बना के देखते हैं कि हमने कैलकुलेट क्या करना है। ये आपके पास बिल्कुल मिडिल में 1010 ग्राम। 1000 ग्राम किधर होगा? 1000 ग्राम होगा इधर, यानी कि मीन से थोड़ा सा कम। सवाल हमसे चाहता क्या है? वेट लेस देन 1000 ग्राम, यहां तक की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करें और फिर उसे 0.5 में से माइनस कर दें। ये मैं कैसी बातें कर रहा हूं? मैंने ये क्यों नहीं कहा 1 में से माइनस कर दें, मैंने ये क्यों कहा 0.5 में से माइनस करें? तो हमें पता है कि इधर आने के चांसेस 50%, इधर आने के चांसेस 50%। इसके दरमियान जो है मतलब इसके दरमियान वाला पोर्शन का अगर हम जो है कैलकुलेट कर लें प्रोबेबिलिटी, उससे 0.5 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास यहां तक की प्रोबेबिलिटी आएगी। अब हम रिवीजन मोड में हैं, इसे कैलकुलेटर से हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जी वैल्यू निकालने का क्या तरीकेकार है? जी इज इक्वल टू 1000 माइनस 1010 ग्राम डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। क्या आएगा? 1000 माइनस 1010 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आया -2। अब आप स्टैट में गए, डिस्ट्रीब्यूशन में गए, आपको क्या चाहिए? आपको आर चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था? पी, क्यू और आर आपको कैलकुलेटर डायरेक्ट कैलकुलेट करके दे सकता है। पी आपको बताएगा यहां से लेके यहां तक वाला पोर्शन और ये सारा पोर्शन। क्यू आपको बताएगा यहां से लेके यहां तक का पोर्शन। अगर हम लिख दें दिस इज क्यू, सारा का सारा दिस इज पी, और यहां से ऑनवर्ड एरिया इज आर। तो मैं किस पे क्लिक करूंगा? आर पे, और आर की मेरे पास क्या वैल्यू है? -2, यानी कि 2 भी अगर हम लिख दें हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर बोला 2.75%। तो चेक करें 2% ही हमारा आंसर है। 2.27 था, यानी कि 2.28 से हम राउंड ऑफ करके कह सकते हैं हमारा कैलकुलेटर ने नॉर्मल टेबल देखे बगैर ही हमें डायरेक्ट आंसर तक पहुंचा दिया। नेक्स्ट सेम डाटा है, लेकिन अब हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा करो 1000 से लेके 1012 ग्राम तक का जो है वो प्रोबेबिलिटी बता दो। तो 1000 से लेके 1010 तक की प्रोबेबिलिटी तो हमने अगर कैलकुलेटर पे डायरेक्ट निकालें क्या निकलेगी? पुराना डाटा ये है, जी हमारे पास -2 है। हम डिस्ट्रीब्यूशन में गए, हमने पी की वैल्यू हमने क्या पुट करना है? Q2 कैलकुलेटर बोला यहां से लेके यहां तक आने के चांसेस हैं 47.25% तो 1010 से लेके 1012 तक के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1012 माइनस 1010 डिवाइडेड बाय 5।
1012 माइनस 1010 डिवाइडेड बाय 5, कैलकुलेटर बोला 0.4। अब आपको यहां से लेके यहां तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये था 1012। तो आप कैलकुलेटर पे डिस्ट्रीब्यूशन में P लिखेंगे, Q लिखेंगे या R लिखेंगे? आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे हमें P तो नहीं चाहिए, हमें Q चाहिए, यहां से लेके यहां तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन में गए, Q और Q Z वैल्यू क्या थी 0.4, तो Q 0.4 होता है 0.15542। इन दोनों को आप ऐड कर दें, प्लस 47725, 0.15542 प्लस 0.47725, कैलकुलेटर बोला 0.63%। क्या ऐसा ही है? चेक करें, 0.6326। तो चेक करें, जब हमें कैलकुलेटर से P निकालना आ जाए, Q निकालना आ जाए, तो हमारी स्पीड जो है वो और तेज हो जाती है। लेट्स कंटिन्यू। इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें कि डिमांड मोर देन 74 थी, किस केस में? नया डाटा आ गया, 68 आपके पास मीन है, स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास 4 और वो कह रहा है मोर देन 74 की प्रोबेबिलिटी निकाल दें। जी वैल्यू बस कैलकुलेट हमने करनी है, 74 माइनस 68 डिवाइडेड बाय 4। 4 कहां से आया? 4 इज द स्टैंडर्ड डिवीजन। तो 6 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है? 6 डिवाइडेड बाय 4 1.5। तो 1.5 हमारे पास आ गया जी वैल्यू। अब मैं कैलकुलेटर पे जी वैल्यू P के सामने लिखूं, Q के सामने या R के सामने? हमें कौन सा एरिया चाहिए? मोर देन 74, ये वाला एरिया हमें चाहिए। तो हम लिखेंगे कैलकुलेटर पे, डिस्ट्रीब्यूशन में गए, हमने R की वैल्यू पुट की 1.5, कैलकुलेटर बोला 6.68%। चेक करें, 6.68%। नेक्स्ट वो कह रहा है बिटवीन 68 टू 74। चेक करें, 68 टू 74 हमने कैलकुलेट की थी। अब हमें R नहीं चाहिए, हमें Q चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक किया, Q पे क्लिक किया, जी वैल्यू लिखी 1.5, कैलकुलेटर बोला 43.19%। तो 43.19 को उसने करके लिखा है 43.32%, राउंड अप करके एग्जैक्टली यही आता है। मजीद कंटिन्यू करें, बिलो 60, बिलो 60 में हमारा x डिफरेंट हो गया, 60 माइनस 68 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि -2 आपके पास आ गया जी। बिलो 60 का मतलब है R के सामने हम लिखेंगे -2। डिस्ट्रीब्यूशन में गए, R पे क्लिक किया और -2 लिखा, कैलकुलेटर बोला 97.25% जो चांस है कि हमारा जो है, सॉरी मैंने -2 लिख दिया था, 0.27% है आपका चांस कि बिलो 60 होगा। चेक करें, 2.28% डायरेक्ट हमें कैलकुलेटर ने बताया। और नेक्स्ट बिटवीन 63 एंड 70। ओहो, अब क्या करें? अब हमें डायग्राम जरा गौर से देखनी पड़ेगी। 60 तो ये रहा, तो 70 किधर है? 60 मतलब 60 ये रहा, तो 63 और 70 के दरमियान हमें चाहिए। सिंपली हमने दो प्रोबेबिलिटीज को कर लेना है ऐड। वो दो प्रोबेबिलिटीज क्या हैं? उसके लिए हमें दो तरह की जी वैल्यूज चाहिए होंगी, कोई मसला नहीं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 63 माइनस 68 डिवाइडेड बाय 4 और 70 माइनस 68 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा? -5 डिवाइडेड बाय 4 1.25 माइनस 1.25 और 70 माइनस 68 यानी कि 2 डिवाइड बाय 4 0.5। दोनों केसेस में हम Q कैलकुलेट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में गए, Q इन केस ऑफ 1.25 क्या आया? 39.43% और 0.5 के केस में क्या आया? 0.19146। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जो है कंबाइंड, ये आया 58.59%। आगे चलें, बिटवीन 71 टू 75। दोबारा डायग्राम बना लेते हैं। मीन में क्या था? 68, हमें 71 तक की फिगर चाहिए और हमें 75 तक की फिगर चाहिए। ओहो, ये ज़रा ट्रिकी हो गया। अब क्या करें? ऐसा करते हैं, 68 से लेकर 75 तक की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, फिर उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो हम माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे हम? 75 माइनस 68 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा? 75 माइनस 68 डिवाइडेड बाय 4, कैलकुलेटर बोला 1.75। अब यहां से लेके यहां तक हम जी पावर हमारी 1.75 है। हम डिस्ट्रीब्यूशन में गए, हमने वैल्यू पुट की किसकी? आर की के क्यू की? क्यू 1.75। कैलकुलेटर बोला यहां से लेके यहां तक की प्रोबेबिलिटी है 0.45994। इसमें से कुछ पोर्शन माइनस भी करना है। हमें ये प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए 68 से 71 की। कर लेते हैं कैलकुलेटर कितनी है। 71 माइनस 68 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 4
आंसर आया 0.75। हमें यहां से लेके यहां तक का एरिया चाहिए, तो हमने लिखा Q, डिस्ट्रीब्यूशन में गए, Q में गए, हमने Z वैल्यू लिखी 0.75। कैलकुलेटर बोला 0.27337, इसमें से ये माइनस कर दें, आपके पास आ जाएगा 71 से लेके 75 तक की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 18.65%। नेक्स्ट, बिलो व्हाट सेल्स लेवल वाज द लोएस्ट 20% ऑफ द डेज। अच्छा सवाल, कॉन्सेप्चुअल सवाल। बिलो 20% डेज का मतलब क्या है? आपके पास मीन वैल्यू थी 68, यहां से लेके यहां तक कोई x होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके बराबर है? 30% के। यहां से लेके यहां तक जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा 50% है, यहां से लेके यहां तक आपके पास है 30%, और इससे जो अगला पोर्शन है वो है 20%। अब क्या करें? अब हमें जो है वो जी टेबल जो है वो चाहिए होगा। भला क्यों? हमें देखना है कि ऐसा वो क्या जी वैल्यू है जहां आपका जो आउटकम है वो 30% आती है। देख लेते हैं। हम गए जी टेबल की तरफ। हाँ भाई देखें 30% किधर है, 30% किधर है, 30% किधर है, ये चेक करें। 0.84 यानी कि 29.95% यानी कि 30%। 0.84 वो जी वैल्यू है। अच्छा, तो अगर 0.84 जी वैल्यू है, नेक्स्ट पेज था ये, 0.84 इज इक्वल टू, अगर हम जी का वैल्यू पुट करें, एक्स क्या है हमें नहीं पता, माइनस मीन क्या है 64, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है 4, कैलकुलेट कर लें। तो 0.84 इंटू 4 क्या होता है? 3.36, और 3.36 हम प्लस करें या माइनस करें? प्लस जो है 68, आपके पास आ गया 71.36। लेकिन एक मिनट, ये तो माइनस में आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बिलो 30% ऑफ द सेल्स की बात हो रही है। तो जब आप इसमें 0.84 इंटू 4 करेंगे और इसमें 64 जो है 68 जो है वो लेस करेंगे, कैलकुलेटर बोलेगा 64.64, ये वो x है जिससे कम आपका लोअर 20% ऑफ डाटा जो है वो पाया जा रहा है। तो दैट वाज आवर आंसर। लेट्स सी, चेक करें, 64.64। नेक्स्ट, डिमांड वाज बिटवीन व्हाट टू वैल्यूज ऑन द मिडल्स जो है 95% ऑफ द डेज। तो ऐसे मौके पे मैंने जो आपको रेगुलर क्लास में 4 फिगर्स याद करवाई थी वो मैं आपको दोबारा याद कराना चाहूंगा। हमेशा याद रखिएगा 95% ऑफ द डाटा पाया जा रहा होता है बिटवीन 1.96 स्टैंडर्ड डिविएशंस, और आपका जो है वो 99% डाटा जो है वो पाया जा रहा होता है बिटवीन 2.58 डिविएशंस अगर टू टेल्ड डाटा हो। अगर वन टेल्ड डाटा हो तो क्या होती है हमारे पास वैल्यूज? 95% डाटा आपका होता है 1.65 में, और 99% डाटा होता है आपका 2.33 में। अगर नहीं ये फिगर्स याद हो रही, कोई बात नहीं, मैं आपकी तसल्ली भी करा देता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन में जाएं, लिखें आप 1.96, क्यू की फिगर आप लिखें 1.96, देखें क्या आता है। कैलकुलेटर बोलेगा 47.5%, यानी कि एक साइड पे 49.96% मीन के और दूसरी साइड पे 49.96। इससे आप डबल करेंगे तो कैलकुलेटर बोलेगा 0.95। इसी तरह 99% के केस में 2.58 होता है। अब कीपिंग दिस इन माइंड, ये सवाल हम सॉल्व बड़ी इजीली कर सकते हैं। डिमांड वाज बिटवीन व्हाट टू वैल्यूज ऑन मिडिल 95% ऑफ द डेज, यानी कि हमारा जी वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 1.96 इज इक्वल टू एक्स, एक्स हमें नहीं पता, प्लस मीन, मीन क्या है हमारे पास 68 डिवाइडेड बाय 4। अब इसकी दो कैलकुलेशंस होंगी, एक दफा 1.96 पॉजिटिव, एक दफा 1.96 नेगेटिव। 7.84 और माइनस 7.84 इज इक्वल टू एक्स प्लस 68 इज इक्वल टू एक्स प्लस 68। एक दफा एक्स में प्लस करें, एक दफा माइनस करें। 68 प्लस 7.84 क्या होता है? 75.84, और 68 में से अगर हम ये माइनस करें, कैलकुलेटर बोलेगा 60.16। तो ये आपके पास रेंज आ गई, आपका मिडिल 95% डाटा 60.16 से 78.84 के दरमियान पाया जा रहा होगा। चेक करें, 60.16 से 7.84। नेक्स्ट सवाल है व्हाट अबाउट बिटवीन 99% ऑफ द डेज। सेम सवाल है, बस फर्क क्या है? फर्क आपने यहां 1.96 के बजाय
2 पॉइंट जो है वो 58 जो है वो वैल्यूज पुट करनी है, बाकी जो है कैलकुलेशन आपकी एग्जैक्ट सेम होगी। अगला सवाल, स्पेसिफिकेशंस फॉर द लेंथ ऑफ एन इंजन पार्ट इज मिनिमम 99 मिलीमीटर एंड मैक्सिमम 104 मिलीमीटर। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन इतने मिलीमीटर है और स्टैंडर्ड डिवीजन 2 मिलीमीटर है, तो ऐसा करें बता दें अंडर साइज की परसेंटेज और ओवर साइज की परसेंटेज। क्या मतलब? अंडर साइज का मतलब है कि मिनिमम जो पार्ट है वो 99 मिलीमीटर का है, उससे भी कम का हुआ तो हम कहेंगे पार्ट जो है वो जरूरत से ज्यादा जो है वो उसका साइज कम है। एक्स आपके पास क्या हुआ 99 माइनस मीन आपके पास क्या गिवन है 104.4 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास क्या है 2 मिलीमीटर। 99 माइनस 104.4 डिवाइडेड बाय 2, कैलकुलेटर बोला -2.7। अब 2.7 हमारे पास जी वैल्यू है, हम डिस्ट्रीब्यूशन में गए, हमने क्यू लिखना है या आर लिखना है, हमें यहां तक का पोर्शन चाहिए या इससे कम का पोर्शन चाहिए। अगर मैं डायग्राम बना के बात करूं, मिडिल में है 104.4, यहां है 99, हमें 99 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए जो क्यू से निकलनी थी, या हमें 99 से पहले की प्रोबेबिलिटी चाहिए जो कि आर से निकलनी थी। तो हमें 99 से भी कम की प्रोबेबिलिटी चाहिए। मैं आर पे क्लिक किया और मैं 2.7 लिखा आर के सामने, कैलकुलेटर बोला 0.03%। क्या हमारी फिगर जो है वो ठीक कैलकुलेट हुई है? दोबारा देख लेते हैं। 99 माइनस 104.4 डिवाइडेड बाय 2, हाँ जी 2.7 ही है, तो कैलकुलेटर का आंसर आया 6%। कहाँ हमने गड़बड़ किया है? दोबारा देख लेते हैं। तो 102 हमारा मीन था, ओहो 104 मैं गलत वैल्यू मीन की पुट कर रहा हूं तभी हमारा आंसर सही नहीं आ रहा। 99, अब हम कैलकुलेटर से दोबारा करके देखते हैं। 99 माइनस 102 डिवाइडेड बाय 2, कैलकुलेटर बोला 1.5। मैं आर में गया और 1.5 जब मैंने लिखा, कैलकुलेटर बोला 6.68%। चेक करें 6.68%। नेक्स्ट, ओवर साइज। ओवर साइज के केस में जो पार्ट है वो कितना 104.4 से भी अगर बड़ा हुआ तो हम कहेंगे जो पार्ट का साइज है वो ठीक नहीं है। माइनस 102 डिवाइडेड बाय 2, जी वैल्यू क्या आई 2.4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1.2। आर हमने निकालना है 1.2, कैलकुलेटर बोला 11.50%। चेक करें 11.5%। तो ये था हमारा चैप्टर 12 के मजीद सवालात। अब इसका जो आखिरी यूनिट है उसके लिए भी करने के लिए हमारे पास टाइम है। जस्ट 2 मिनट के लिए पॉज कीजिएगा। मैंने इस टाइम पे एक साहब को मीटिंग के लिए बुलाया हुआ था, मैं उन्हें ज़रा बिठा के आया। हाँ जी, वेलकम बैक। मैंने कह दिया इन लोगों से कि जब वो आए मिलने तो उन्हें बिठा दीजिएगा इधर किसी एरिया में। खैर, वापस आते हैं चैप्टर जो है 12 के यूनिट 6 की तरफ। नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन वो क्या होती है, वो क्यों करते हैं? तो याद करें, इस चैप्टर के शुरू में हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन कॉन्टीन्यूस एंड जो है डिस्क्रीट। हमने देखा था कि डिस्क्रीट जो है पॉइसन और बाइनोमियल में जो है वो डिस्क्रीट सवालात किए थे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या वाकई बाइनोमियल में इस तरह की चीज़ें नहीं पड़ी थी कि बता दो x2 आने के क्या चांसेस हैं, x3 आने के क्या चांसेस हैं, x5 आने के क्या चांसेस हैं? पॉइसन में भी इसी तरह की बातें करते थे कि x3 बता दो, x4 बता दो, जबकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में x हमारा पॉइंट्स में भी आता था। इस तरह के हमने सवाल किए हैं कि x 99 से कम बता दो, x 104.4 बता दो। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस होती है, बाइनोमियल वगैरह जो है वो डिस्क्रीट होते हैं। लेकिन वंस अगेन मजबूरी की हालत में हमें बाइनोमियल और पॉइसन के कुछ सवाल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले तरीके से करने पड़ेंगे। मगर क्यों? चलें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। सवाल आता है बाइनोमियल का कि ये 1000 डिस्क्स हैं, हमने उसमें से 35 जो है वो उठानी है। ऐसा करो प्रोबेबिलिटी बता दो 25 से ज़्यादा डिस्क्स ब्लू के होने की प्रोबेबिलिटी। क्या करें? क्या तरीक़ेकार होगा? 0 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, फिर 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 15 की, फिर 16 की, फिर 19 की, फिर 20 की। इतना टाइम है हमारे पास, ये तो आप पूरे पेपर में जाके एक ही सवाल सॉल्व करेंगे तो नहीं, मजबूरन हमें कोई शॉर्टकट लगाना पड़ेगा। शॉर्टकट के केस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहती है हाँ मेरा सीना हाजिर है, लेकिन कुछ आपने अपने डाटे के अंदर चेंजेस करनी होंगी, तभी आपने मेरा फॉर्मूला यूज़ करना है, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या चेंजेस करने नहीं पड़ेंगे अपने डाटा में? सबसे पहले तो कहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अच्छा तुम बाइनोमियल का सवाल हो, तुम अपना जो x है उससे एडजस्ट करो, उससे ज़्यादा छेड़ो। अच्छा कैसे हम एडजस्ट करेंगे?
हमें अपने x में से कुछ जो है प्लस या माइनस करना है ताकि उससे हम डिस्क्रीट x से कॉन्टिन्यूस x में जो है वो कन्वर्ट कर दें। अच्छा, वो कैसे करेंगे? आपके सामने एक अदर टेबल गिवन है, बच्चे इस टेबल को देख के परेशान होते हैं कि रट्टा लगाना पड़ेगा कि कहाँ 0.5 ऐड हो रहा है, कहाँ 0.5 लेस हो रहा है। हम इसे ज़्यादा थ्योरेटिकल लेंस से देखते हैं। तो बुक ने आपको एग्जांपल क्या दी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 सक्सेसेस। अब डिस्क्रीट की नज़र में 10 का मतलब क्या होता है? 10। कॉन्टिन्यूस की नज़र में 10 का मतलब 10 नहीं होता। कॉन्टिन्यूस की नज़र में 10 एक रेंज है जो कि 9.5 से शुरू होती है और 10.5 तक जाती है। ये एक रेंज है। तो अब हमने इस डिस्क्रीट 10 को कॉन्टिन्यूस में जब कन्वर्ट करना है तो हम इसमें से प्लस ऐड भी करेंगे और प्लस 0.5 ऐड भी करेंगे और 0.5 लेस भी करेंगे। किस केस में? जब हमें x हमें एग्जैक्टली 10 चाहिए हो। लेकिन अगर हमें 10 से ज़्यादा या 10 से कम x चाहिए हो तो क्या करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 10 सक्सेसेस। इससे पहले कि हम सोचे कि हमने प्लस करना है माइनस करना है, सोचे प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 और मोर में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। मोर देन 10 की बात हो रही है, उसने 10 और मोर नहीं कहा। तो 10 से ज्यादा सक्सेस का मतलब है 11, 12, 13। अब अगर देखा जाए तो ये सीरीज जो है वो कहां से स्टार्ट हो रही है? पहला नंबर क्या है? 11। कॉन्टिन्यूस की नजर में 11 का क्या मतलब है? 10.5 से लेके 11.5। तो सुलन आपकी जो ये सीरीज है कहां से स्टार्ट हो रही है? ये आपकी सीरीज 10.5 से स्टार्ट हो रही है। आपने 0.5 ऐड किया। अगली चीज देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 10 सक्सेसेस। मोर देन 10 सक्सेस का क्या मतलब है? आपका पहला नंबर क्या होगा? 10, फिर अगला नंबर 11, फिर उससे अगला नंबर 12। तो अब उसूलन देखा जाए तो ये सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है? 10.5 से? नहीं, 10.5 तो उसमें इंक्लूडेड है। 10 का अभी हमने क्या मतलब देखा था? 9.5 से लेके 10.5। ये सीरीज 9.5 से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूअर देन 10 सक्सेसेस। फ्यूअर देन 10 सक्सेसेस का क्या मतलब है? फ्यूअर देन 10 सक्सेसेस का मतलब है 9, 8, 7। कहां से सीरीज शुरू हो रही है? 9 का क्या मतलब है? 8.5 टू 9.5। ये सीरीज भी 9.5 से स्टार्ट हो रही है। और 10 और फ्यूअर सक्सेस का क्या मतलब है? 10, 9, 8। तो ये सीरीज हमारी 10.5 से स्टार्ट हो रही है। तो होपफुली हमें ये तो है समझ आ गया कि जो है 0.5 ऐड करने हैं, लेस करने हैं। लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो है नखरे भी खत्म नहीं हुए। उसने कहा 2 और कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होंगी तभी बाइनोमियल का जो सवाल है वो इससे सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। हमने कहा ठीक है, बता दो क्या कंडीशंस हैं। तो बुक ने कहा कि 2 कंडीशंस होनी चाहिए। एक तो जो आपका मीन है वो बिटवीन 10 to 90% होना चाहिए। ये ना 4-5 परसेंटेज हो, ये ना परसेंटेज हो कि 95 हो, 99 हो। हमने कहा ठीक है। दूसरी कंडीशन उसने हमें कहा कि मीन जो है वो आपका 5 से ज्यादा होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, कर लेते हैं। अब आते हैं सवाल की तरफ। बाइनोमियल का सवाल हमें देखने में लग रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल 0.4, 100 विजिट्स किए गए। ऐसा करो 35 से ज्यादा सेल्स की प्रोबेबिलिटी बता दो। क्या बाइनोमियल का सवाल है कि नहीं? नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स्ड है? हाँ जी, 100 ट्रायल्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नोन है? हाँ जी, नोन है। क्या ये ट्रायल्स आपस में इंडिपेंडेंट है? हाँ जी, डिपेंडेंट है। क्या सिर्फ 2 जो है वो आउटकम्स है, या तो सेल होगी या तो सेल नहीं होगी? हाँ जी, भी ऐसे ही है। ये बाइनोमियल का सवाल है, लेकिन हमें ऐसी क्या परेशानी पड़ी है कि हम इस बाइनोमियल को नॉर्मल से सॉल्व कर रहे हैं। तो मजबूरी ये है कि सवाल हमसे पूछ रहा है 35 और मोर सेल्स। क्या मतलब? 0 की प्रोबेबिलिटी प्लस 1 की प्रोबेबिलिटी प्लस 2 की प्रोबेबिलिटी ऑनवर्ड्स जाते जाए 34 तक की प्रोबेबिलिटी। नहीं भाई, बहुत टाइम लग जाएगा, कोई शॉर्टकट देखना पड़ेगा। नॉर्मल तरीके से आप इसे सॉल्व करते हैं। लेकिन क्या थी पहली कंडीशन? अपने एक्स को एडजस्ट करो। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि 2 और कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहली ये कि प्रोबेबिलिटी 10 और 90 के दरमियान होनी चाहिए। 10 और 90 के दरमियान है? हाँ जी, 40% 10 और 90 के दरमियान होता है। दूसरी क्या थी कि आपका जो मीन है वो 5 से ज्यादा हो। मीन 5 से ज्यादा है? मीन तो गिवन ही नहीं, अब क्या करें? कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या था बाइनोमियल केस में? मीन इज इक्वल टू एन पी, यानी कि n 100 और p आपका 40, तो 0.4। तो 0.4 इंटू 100 क्या होता है? जो है 0.4 ही था ना? हाँ, 0.4 इंटू 100 आपका ये आ गया 40। अच्छा, अब क्या करें? क्या मीन हमारा 5 से ज़्यादा है?
हाँ जी है, हमारी दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। पहली बात, हमने x एडजस्ट नहीं किया, कर लेते हैं। तो x हमारा क्या है 35, 35 डिस्क्रीट है, हमने इसे कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना है। कैसे करें? तो 35 और मोर का क्या मतलब है, 35 भी इंक्लूडेड है, 36 और 37। तो ये हमारा सीरीज जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है 34.5 से। x आपके पास आ गया 34.5, वैल्यूज पुट करते हैं। 34.5 आपके पास x है, मीन आपके पास 40 है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है, ओहो स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं गिवन, अब क्या करें? बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। स्टैंडर्ड डिवीजन का भी फॉर्मूला हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ने दिखाया था, स्क्वायर रूट NPQ। तो हम लिखेंगे यहाँ स्क्वायर रूट n आपके पास 100 इंटू पी है आपके पास 0.4, q है आपके पास 0.6। ये सब कुछ कैलकुलेट करें। 34.5 माइनस 40 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 100 इंटू 0.4 इंटू 0.6। कैलकुलेटर बोला 1.12। अच्छा, अब डायग्राम बना के देखते हैं कि हमें P यूज करना है, Q यूज करना है या R यूज करना है। तो मीन क्या था 40, हम क्या चाहते हैं 34.5 से मोर, यानी कि ये वाला एरिया भी इंक्लूडेड है और ये वाला एरिया भी इंक्लूडेड है। हमने इस केस में क्या देखा था, अगर हमने सारा का सारा कैलकुलेट करना हो तो हम लिखते हैं P, हमने ये पोर्शन कैलकुलेट करना हो तो हम लिखते हैं Q, और हमने इसके बाहर का पोर्शन कैलकुलेट करना हो हम लिखते हैं R। तो अब क्या करें, P यूज करें, Q यूज करें, R यूज करें, P। या दूसरा तरीका ये भी है कि आप Q कैलकुलेट करके उसमें 0.5 ऐड कर दें। तो हमने लिखा डिस्ट्रीब्यूशन में हम गए, हमने P पे क्लिक किया, हमने Z वैल्यू डाली 1.12, तो कैलकुलेटर बोला 86.86%। चेक करें 86.86%। अच्छा आगे चलें। पॉइसन, वंस अगेन पॉइसन का अगर हमें कोई सवाल नॉर्मल से करना पड़े तो क्या कंडीशंस हैं? जो आपका मीन है वो ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। ठीक है, मान लिया। सवाल, 50 ब्रोकन एग्स होते हैं ऑन एवरेज किसी जो है वो पोल्ट्री फार्म में। इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें कि मोर देन 60 जो एग्स है वो खराब होंगे। पॉइसन का सवाल था, एवरेज गिवन थी, लेकिन अब क्या करें, मीन ग्रेटर देन 30 है, हाँ जी है, एक्स एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे करें? मोर देन 60 एक्स, यानी कि 61 एक्स 62 एक्स। सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है 60.5 से, ये आपके पास आ गया एक्स। 60.5 माइनस मीन क्या था 50 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या था आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ मीन, यानी कि 50। लिखेंगे 60.5 माइनस 50 यानी कि 10.5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 50। कैलकुलेटर ने हमें जी वैल्यू बताई 1.48। डायग्राम बना के देखते हैं, आर यूज करना है, पी यूज करना है या क्यू यूज करना है। मिड में क्या था 50, हमें क्या चाहिए मोर देन 60, इससे आगे वाला एरिया, यानी कि हम लिखेंगे आर। डिस्ट्रीब्यूशन में गए, आर पे क्लिक किया, 1.48 पे क्लिक किया, कैलकुलेटर बोला 6.94% चांस है कि इससे ज़्यादा जो एग्स हैं वो ख़राब होंगे। चेक करें 6.94। तो ये था हमारा चैप्टर 12। प्रैक्टिस के लिए हमने इसकी ऑलरेडी 2 क्लासेस रखी हैं, लेकिन अभी भी जो मेरा दिल है वो नहीं भरा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मज़ीद इसका थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं ब्लैंक स्क्रीन पे। पूरे चैप्टर का एक हल्का सा रिव्यू अगर हो जाए तो क्या बात है। यूनिट 2 क्या था? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या था आपके पास फॉर्मूला? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू n माइनस एक्स का फैक्टोरियल इंटू पी रेस टू पावर एक्स इंटू क्यू रेस टू पावर एक्स माइनस एन। कहाँ यूज करना था ये फॉर्मूला? जहाँ 4 कंडीशंस फुलफिल हो जाएं। क्या आपकी 4 कंडीशंस थी कि फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स हो, सक्सेस और फेलियर नॉन हो, सब सक्सेस और फेलियर हो और इंडिपेंडेंट हो सारे इवेंट। फिर यूनिट 3 की तरफ हम आए। हमने यूनिट 3 में जो है बात की हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की, उसका ज़रा लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है, वो हमने कहाँ यूज़ करना है? बाइनोमियल वाला केस हो लेकिन रिप्लेसमेंट जो है वो ना हो रही हो, वो थी आपके पास हाइपरज्योमेट्रिक। फिर यूनिट 4 में हमने पढ़ा पॉइसन। पॉइसन का फॉर्मूला क्या था? यूलर्स नंबर रेस टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेस टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। अच्छा, ये कहाँ यूज़ होता था? जहाँ एवरेजेस वगैरह यूज़ होती थी। फिर आया यूनिट 5, इंपॉर्टेंट तरीन चैप्टर। हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से खेलना सीखा। हमने कहा बीच में होता है
मीन मीडियन मोड वगैरह, और फिर हमने रेगुलर क्लास में कैलकुलेटर पे हमने फोकस नहीं किया था, तो यहाँ मैंने आपको कैलकुलेटर से भी चीज़ें कैलकुलेट करना सिखा दी। अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ कोई x है और आपको ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन, ये सारा का सारा पोर्शन कैलकुलेट करना है, तो आप स्टैट में जाएंगे जहाँ से उधर वो स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस वगैरह कैलकुलेट करते थे, वही एक ऑप्शन आ रहा होगा डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। वहाँ आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, P, Q और R। एक चौथा ऑप्शन भी होगा T, लेकिन वो अगले चैप्टर में यूज होगा। तो P होता है ये सारा का सारा एरिया, Q होता है यहां से लेके यहां तक एरिया। अगर आपने ये पोर्शन कैलकुलेट करना है, आप क्लिक करेंगे Q पे, और R होता है इससे आगे का एरिया। अगर इसे हम रिवर्स कर दें, यहां आपका X होता, तो यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है वो Q से निकलती, और यहां की आगे की जो वैल्यू है वो निकलती R से। तो ये एक बहुत बड़ा शॉर्टकट है जिससे हमें सिर्फ एक दफा हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल देखा, और बाकी जो है हमें सारे के सारे जो है जी वैल्यूज हमने कैलकुलेटर से जो है वो डायरेक्ट निकाल ली। अच्छा, यूनिट 6 में हमने क्या पढ़ा? यूनिट 6 में हमने देखी नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल और पॉइसन के सवाल। जबरदस्ती जो है वो नॉर्मल से अगर हमने सॉल्व करने हो तो क्या होना चाहिए? पहले तो हमने एक्स एडजस्ट करना है, और दूसरा ये कि कंडीशंस होती है। बाइनोमियल के केस में हमें था कि प्रोबेबिलिटी 10 से 90 के बीच में हो, और जो हमारा मीन है वो कितना उससे ज़्यादा हो, 40 से ज़्यादा। जबकि उसके केस में हमने क्या देखा था? पॉइसन के केस में हमारा जो मीन है वो 30 से जो है वो ज़्यादा हो। तो ये था हमारा चैप्टर 12। अगले 2 सेशंस में हमने इसकी काफ़ी सारी करनी है प्रैक्टिस। आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।